हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे एग्रीकल्चर बीएससी में सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। उसकी एक क्लास हमने पीछे कर ली है। उस क्लास में हमने जो नेशनल इकोनॉमी होती है उसमें जो पशुधन होता है उसका क्या क्या महत्व और भूमिका होती है वह हमने जाना था। और आज की क्लास हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। इसमें हम रिप्रोडक्शन इन फार्म्स एनिमल इन पोल्ट्री, इन्हें जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को भी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी मजबूत करने में मदद मिले। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल एंड पोल्ट्री। जैसे पहले हम फार्म एनिमल में प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। ये रिप्रोडक्शन होता है वह जरूरी क्यों है, क्योंकि फार्म एनिमल में प्रजनन तंत्र झुंड की उत्पादकता बनाए रखने, इन्हें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने में रिप्रोडक्शन महत्व है, उपयोगी है। आनुवंशिक सुधार और समग्र पशुधन लाभप्रदता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें नर और मादा दोनों प्रजनन से जुड़े विभिन्न अंग और प्रक्रियाएं शामिल होती है। यानी जो नर और मादा होते हैं उनसे जो प्रजनन से संबंधित जो अंग होते हैं वह इस रिप्रोडक्शन में जुड़े होते हैं, शामिल होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु के उत्पादन और मादा में निषेचन के लिए इसके स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। इसके मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। यानी जो शुक्राणु होते हैं वह नर से प्राप्त होते हैं और मादा निषेचन के लिए इसके स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसके अंग होते हैं जिनमें प्राथमिक अंग होता है वर्षण यानी टेस्टिस जो शुक्राणु उत्पादन, स्पेरोमेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव के लिए जिम्मेदार है। और ये अंडकोश थैली में स्थित होता है जो शुक्राणु उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखता है। यानी जो ये टेस्टिस होते हैं ये जो नर का होता है, नर पशु होता है उसके प्राथमिक प्रजनन अंग है। और इसमें जो मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है ये। और जो अंडकोश होती है, थैली होती है, उसमें शुक्राणु उत्पादन के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वह वर्षण बनाए रखता है। अगला दूसरा अंग आता है एपिडिडिमस। यानी ये एक लंबी कुंडलित नली होती है जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं और स्खलन से पहले संग्रहित होते हैं। यानी ये एक लंबी और कुंडलित नली होती है जहाँ पे शुक्राणु परिपक्व होते हैं। अगला तीसरा अंग आता है वास डिफरेंस। यानी एक पेशीय नलिका है जो एपिडिडिमस से परिपक्व शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। यानी जो शुक्राणु एपिडिडिमस में परिपक्व होते हैं उन्हें मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य वास डिफरेंस करती है। अगला आता है, अगले कुछ सहायक ग्रंथियां लैंगिक ग्रंथियां होती है। इसमें वीर्य थैली, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि शामिल होती है जो वीर्य द्रव्य का निर्माण करती है और शुक्राणु को पोषण और परिवहन प्रदान करती है। यानी जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण जो ये सहायक लैंगिक ग्रंथियां हैं प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल और वीर्य थैली, ये इन्हें पोषण और जो परिवहन होता है उसमें भी वीर्य की सहायता, इन्हें जो वीर्य होता है उसकी सहायता करते हैं शुक्राणु की। अगला आता है लिंग या और मूत्रमार्ग यानी पेनिस और यूरेथ्रा। यानी लिंग एक महत्वपूर्ण अंग है जो शुक्राणु को मादा के भीतर स्थानांतरित करता है। यानी जो ये लिंग होता है ये महत्वपूर्ण अंग है जो शुक्राणु को मादा तक के भीतर तक पहुंचाता है। मूत्र मार्ग मूत्र और वीर्य दोनों को ले जाता है, लेकिन संभोग के दौरान यह केवल वीर्य के निष्कासन में कार्य करता है। यानी जो ये मूत्र लिंग और मूत्र मार्ग होता है ये एक समय में एक का ही निष्कासन का कार्य करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये नर प्रजनन तंत्र का चित्र है। अगला अब हम पढ़ेंगे मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र अंडाणु उत्पादन, निषेचन, गर्भावस्था और प्रसव के लिए उत्तरदायी होता है। इसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। यानी जो नर होता है वह तो वीर्य यानी शुक्राणु का उत्पादन कर रहा था और जो मादा होती है वह अंडाणु का उत्पादन करती है। इसमें निषेचन, गर्भावस्था और प्रसव की क्रिया मादा में होती है। ये एक सामान्य सी बात है। इसके प्रमुख अंग हैं जिसमें पहला और प्राथमिक अंग आता है अंडाशय यानी ओवरीज, ये प्राथमिक प्रजनन अंग है। और जो नर में हमने पढ़ा था टेस्टिस वो प्राथमिक अंग था और मादा में अंडाशय प्राथमिक अंग है जो अंडाणु का उत्पादन करते हैं और हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करते हैं।
यानी जो अंडाशय होता है वह दो हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला आता है अंडवाहिनी, यानी ये एक नलिका होती है जहाँ निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और निषेचित अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचाती है। यानी जो निषेचन जो शुक्राणु होते हैं और जो अंडाणु होते हैं उनका मिलन होता है वो अंडवाहिनी में होता है और वहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगला आता है गर्भाशय। गर्भाशय वह स्थान है जहाँ भ्रूण आरोपित होता है और भ्रूण विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। यानी गर्भाशय में ही भ्रूण आरोपित होता है और भ्रूण का विकास गर्भाशय में ही होता है। और ये गर्भावस्था के दौरान पोषण प्रदान करता है और भ्रूण का संरक्षण करता है। अगला आता है ग्रीवा। ग्रीवा एक पेशीय संरचना है जो गर्भाशय और योनि के बीच अवरोध का कार्य करती है। ये एस्ट्रस यानी हीट पीरियड के दौरान शुक्राणु के प्रवेश के लिए और प्रसव के समय खुलती है। यानी जो ग्रीवा होती है वो गर्भाशय और योनि के बीच के अवरोध होता है और ये हीट पीरियड या शुक्राणु के प्रवेश या प्रसव की क्रिया होती है उस समय ये जो अवरोध बीच का अवरोध होता है ये खुलता है। अगला आता है योनि। योनि एक महत्वपूर्ण अंग है और उसमें जो हमने पीछे नर प्रजनन तंत्र पढ़ा था उसमें पेनिस महत्वपूर्ण अंग था और इसमें योनि महत्वपूर्ण अंग है जहाँ प्राकृतिक महत्वपूर्ण के दौरान वीर्य संचित किया जाता है। यानी योनि तक वीर्य को पहुँचाया जाता है पेनिस के द्वारा। ये प्रसव के दौरान जन्म नलिका का कार्य भी करती है। ये मादा प्रजनन तंत्र का चित्र है जो आप देख लेना। फार्म जानवरों में एस्ट्रस चक्र यानी मध्य चक्र, यानी जो एस्ट्रस चक्र मादा जानवरों की प्रजनन चक्र को दर्शाता है जो ये निर्धारित करता है कि वह कब गर्भ धारण कर सकती है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण आता है प्रो एस्ट्रस यानी कुपिक वृद्धि शुरू होती है, एस्ट्रोजन स्तर बढ़ता है। दूसरा आता है एस्ट्रस। एस्ट्रस में मादा मैथुन के लिए तैयार होती है, ओव्यूलेशन होता है। तीसरा आता है मेट एट्रस यानी कार्पस ल्यूटियम विकसित होती है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। लास्ट आता है डाई एस्ट्रस। कार्पस ल्यूटियम पूरी तरह कार्यशील होता है, यदि गर्भधारण नहीं होता है तो वह अवनति को प्राप्त करता है। अब हम कुछ जानवरों में जानेंगे कि एस्ट्रस चक्र कितनी अवधि के बाद आता है। यानी एस्ट्रस चक्र को हिंदी में कहें तो मध्य चक्र, यानी यदि जो भेड़ और बकरी होती है जैसे वह कितने समय बाद वापस मध्य हीट में आती है, जिसमें पहले आती है गाय। गाय 21 दिन का मध्य चक्र होता है, 21 दिन बाद वह पुनः हीट में आती है। और भैंस भी 21 दिन में आती है, यहाँ पे दिन ही नहीं दिन है। अगला आता है भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी 16 से 17 दिन में वापस हीट में आती है। एस्ट्रस चक्र की अवधि बता रहा हूँ मैं आपको। घोड़ा आता है वो 21 दिन, सुअर में भी 21 दिन। अगला आता है कि निषेचन और गर्भावस्था, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इन्हें निषेचन तब होता है जब शुक्राणु अंडाणु और से अंडवाहिनी से में मिलता है। इन्हें निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु अंडाणु से अंडवाहिनी में मिलता है तब निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचित अंडाणु गर्भाशय में आरोपित होकर गर्भाशय अवस्था शुरू करता है। फार्म जानवरों में गर्भावधि यानी कितने समय बाद जानवर में प्रसव की क्रिया होती है। गर्भावस्था कितने समय की होती है या कितने दिन की होती है। गाय में यह होती है 280 दिन की, भैंस में 310 दिन की और जो भेड़ और बकरी होती है उसमें 145 से 150 दिन की होती है। घोड़ा में 335 दिन की गर्भावधि होती है और सुअर में 114 दिन की गर्भावधि होती है। ये जो हमारा टॉपिक था, आज का टॉपिक था कि जो रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल, ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन पोल्ट्री, ये हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक आप इस क्लास के नोट्स बनाकर इन्हें याद कर लें। अगली क्लास आपको शीघ्र ही प्राप्त यहाँ यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।